गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को। स्वागत है आप सभी का। अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताएं। स्वागत है आप सभी का व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड श्रृंखला में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी एनर्जेटिक लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा चल रहा है। राइट, लेट्स स्टार्ट इट। शुरू करते हैं हम लोग। एक मैं ओवरव्यू ले लेता हूं आपसे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, जो तैयारी शुरू करना चाहते हैं वो अपनी आज स्ट्रेटजी बना सकते हैं और कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है इसके बारे में वो जानकारी ले सकते हो। डेफिनेटली आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए, मैथोलॉजीज होनी चाहिए। इस श्रृंखला का पहला भाग यानी कि जो मैंने पहला आपकी क्लास इससे पहले कल जो ली है वो बेसिकली थी कि यूपीएससी में क्या रिक्वायरमेंट है, स्किल और एजुकेशन। जब तक आप इन दोनों को मर्ज नहीं करोगे तब तक आप कंपटीशन में आगे नहीं जा पाओगे। इस भीड़ में से आपको मैंने कल होमवर्क दिया था कि 1300 लोगों में लगभग एक सीट आपको मिलेगी, लगभग इतना आपका रेशियो है। तो सवाल एक प्रश्न पूछो कि जो मेरे पास जो 13 लाख लोग हैं उनको मुझे पीछे करने के लिए क्या करना होगा। वो सभी एक ही मकसद के साथ, एक ही एम के साथ आ रहे हैं और मैं कैसे फाइनल सिलेक्शन उनसे लड़के ले पाऊंगा। तो वो सारे कारणों की खोज करो। जितना ज़्यादा तुम इन कारणों की खोज करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। जितने रीज़न आइडेंटिफाई रहेंगे कि मुझे पता है कि यहां पर मेरे पास जो सेगमेंट है, मुझे 13 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं लगभग एवरेज, और उसमें से मुझे अपनी एक सीट चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या काम करने जा रहा हूं, कौन कौन सी स्किल की लिस्ट बनाऊंगा। इसको आप अपनी डायरी में लिखना शुरू करिए और डायरी लिखने की आदत डालिए। खुद को करेक्ट करना ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम मोटिवेशन खोजते हैं लेकिन हम इंस्पिरेशन के बारे में नहीं जानते। मोटिवेशन बाहर से अंदर की तरफ आता है, इंस्पिरेशन के लिए बेसिक फंडामेंटल होते हैं जो एक आग की तरह होते हैं, फ्यूजन प्रक्रिया होती है, वो अंदर से बाहर की तरफ जाता है। राइट, फॉलोअर्स मोटिवेशन लेते हैं, लीडर्स इंस्पायर करते हैं। याद रखिएगा, जो फॉलोअर्स होते हैं वो मोटिवेशन को ग्रहण करते हैं, बाहर से अंदर एनर्जी लेते हैं। जो लीडर्स होते हैं, जिनके अंदर नेतृत्व करने का गुण होता है, वो हमेशा अपनी एनर्जी को अंदर से बाहर की तरफ लेकर जाते हैं। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और आप उन स्किल का सेट बनाइए, उस स्किल का सेट बनाइए जहां पर आप वो चीजें सीखना चाहते हैं। कैसे, ये प्रश्न अपने आप से बार बार पूछो कि कैसे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कोई अद्भुत क्षमताएं हैं, तुम्हारे पास कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ जादू है जो तुम्हें ऐसे जो है वो सर पे हाथ रखेगा और अचानक से तुम्हारा ब्रेन जो है वो सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने लगेगा। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। रियल वर्ल्ड में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर समय अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, स्किल्ड करना पड़ेगा और उस हीट को समझने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। उनकी एक लिस्ट बनाओ कि क्या क्या स्किल्स तुम्हें चाहिए। क्या तुम बुक तेजी से पढ़ पाते हो, यानी आपका WPM कैसा है, वर्ड पर मिनट आपका काउंट कैसा है। क्या आप नोट्स बनाने की नई नई मेथड्स को जानते हो। क्या आप लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट हो पाते हो। ऐसा तो नहीं कोई चीज आपको इमोशनल ब्लॉकेज, कोई आपका मेंटल ब्लॉकेज, कोई आपकी बॉडी का जो एलिमेंट होता है, कई बार बहुत पेन है, कई बार मुझे वो रोकती है ज्यादा देर पढ़ने से। क्या मेरा दिमाग ज्यादा देर भटकता है। क्या मेरे आसपास का माहौल मुझे पढ़ने से रोकता है। क्या मेरे आसपास का जो एटमॉस्फियर है, राइट, क्या वो डिस्करेज करने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां पर बहुत कुछ, आपके आसपास लोग कानों में रात दिन डाल रहे हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, आईएएस तुम्हारा नहीं है, गांव देहात का लड़का नहीं बनता है, लड़की हो तुमसे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हमारे आसपास के लोग हमारे अंदर ये चीजें डालते हैं। क्या मेरे पास जो बुक्स हैं उनको मैं प्रॉपर टाइम पे खत्म करके रिवाइज कर पाता हूं। क्या मेरे पास रिवीजन की टेक्निक है, ठीक है, तो रिवाइज कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, मेरी आंसर राइटिंग मैथोलॉजी कैसी है, क्या मैं अच्छा आंसर लिख पाता हूं, मेरे आंसर की गुणवत्ता क्या है, क्या मैं अच्छी ऐसे राइटिंग कर पाता हूं, क्या मैं टीचर के साथ चल पा रहा हूं। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आपको लिस्ट करना पड़ेगा। क्या मेरे पास मुझे डिजिटल टेक्नोलॉजीज की समझ है, क्या मैं अपना टाइम बचाने के लिए स्मार्ट मैथड जानता हूं, क्या मुझे कोई नई चीजों के बारे में पता है जहां पर मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं। इनकी आपको जब तक आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक कभी भी ये कार्य नहीं जो है वो शुरू हो पाएगा। राइट, अब हम लोग आगे चलते हैं और इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले हमारा फंडा ये है, आप क्या करते हो, आप इसको ऐसे सोचते हो कि मैं आईएएस बनूंगा, ठीक है, लेकिन आप कभी नहीं पूछते हो कि मैं आईएएस कैसे बनूंगा। मैं आईएएस बनूंगा ये आप प्रोक्लेम कर देते हो, आप डिफाइन कर देते हो, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके बाद का चरण क्या है, मैं कैसे बनूंगा, प्रोसेस क्या है। और मैंने हमेशा कहा कि अगर आपका प्रोसेस अच्छा है तो रिजल्ट आपका अच्छा होगा। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही बात कही गई थी, यानी कि एस्टेब्लिश प्रोसेस, रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली कम इन योर साइड, राइट। तो यहां पर आपको लगातार यही कोशिश करनी है, और जो चीजें नहीं हो पा रही हैं, याद रखिएगा। अब आप कहेंगे सर इनकी आवश्यकता क्या है। पहली बात, जब तुम किसी भी क्लास में हो, चाहे तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो, चाहे तुम कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर के साथ हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या कोई तो टीचर तुम्हें जरूरत पड़ेगी सेल्फ स्टडी में भी, तो ऐसी कंडीशन में तुम उससे पूछोगे क्या। ओजांग तुम्हारे सामने, तो ओजांग से तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हम में से ज्यादातर लोग जो होते हैं वो रिक्वायरमेंट ही नहीं जानते। पूरी पढ़ाई के दौरान उनको पता ही नहीं होता है कि मुझे पूछना क्या है। अब आपके सामने YouTube है, आपके सामने जो है वो WhatsApp खुला हुआ है, या आपके सामने Google खुला हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा मैं गूगल से पूछूं क्या। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपको पता ही नहीं होगा कि इंफॉर्मेशन को फेच कैसे करना है, उसको ग्रहण कैसे करना है। तो सबसे पहले उनकी लिस्ट बनाइए और प्रिपरेशन को एक लॉन्ग टर्म एक लेआउट दीजिए। लंबे समय तक चलना है और लंबे समय तक हमें नई नई चीजों को सीखना है। लेट्स स्टार्ट इट। अब मैं यहां पर स्ट्रेटजी पे बात करने जा रहा हूं। जब हम यूपीएससी को देखते हैं, यूपीएससी में नंबर वन, अब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक ऐसी चीज जो बहुत ही कम बार मैंने इसके बारे में बात किया, जनरली मैं स्टूडेंट से 1 to 1 इसके बारे में बात करता हूं। आज मैं आपको वो चीज बात करने जा रहा हूं जो यूपीएससी का बहुत ही कोर एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरी क्लास का पर्पस आपको समझ में आना चाहिए। बिना उद्देश्य के, ठीक है, आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उद्देश्य आपको पता होना चाहिए कि मैं ओजांग सर के साथ क्यों जोड़ रहा हूं, मेरा आउटकम क्या निकल कर आ रहा है। लेट्स स्टार्ट इट। जब भी आप यूपीएससी में बात करते हैं तो स्टेप 1 लिखते जाओ, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर विचार करना से शुरू करो। अगर तुम वाकई में श्योर शॉट सक्सेस चाहते हो अपने यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम में, या जो भी आप लाइफ में हो वहां अगर सक्सेस होना चाहते हो, तो स्टेप्स के बारे में सोचो कि गलतियां हमसे कहां होती हैं। चलिए बात करते हैं। जब हम यूपीएससी या आईएएस की तैयारी करने की बात करते हैं, राइट, तो हम सबसे पहले स्टेप 1 पे हम आते हैं, तभी मैं अपना इसके बारे में बात करूंगा। तो हम स्टेप 1 में हम जनरली क्या करते हैं, हम ऐसे बात करते हैं कि हमें आईएएस की तैयारी करनी है। ज्यादातर लोग इस ब्रॉडर डोमेन पे ही अपने आप को रोक देते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बाद अगला स्टेप आता है। चलिए शुरू करते हैं। जब हम आईएएस की तैयारी करने आते हैं तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं। हमें जीएस प्रिपेयर करना है, हमें जो है ऑप्शनल प्रिपेयर करना है, राइट, ऑप्शनल यानी वैकल्पिक विषय, प्लस हमें जो है वो अपना क्वालिफाइंग पेपर, हिंदी और इंग्लिश जो भी है आपकी रीजनल लैंग्वेज हो, प्लस हमें आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन, प्लस एस्से हमें प्रिपेयर करना है। कुछ बच्चे इसके हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ये आपको टाइम मैनेजमेंट की एक्चुअल ट्रिक बताता हूं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। और हमसे बेसिकली जब आप जाकर कहते हो लास्ट में सर टाइम नहीं मिल रहा, जरा मुझे बताइएगा, जो बच्चे प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी जिनको एग्जाम देना है, वो हमेशा ये कहते हैं सर टाइम नहीं मिल पा रहा है। मेरे पास बहुत से मैसेज ऐसे आए, सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डे 1 से आपने समझा ही नहीं कि एक्चुअली हमें चाहिए क्या। आपको इस हिस्से में बांट देना है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, कई बच्चे यहां तक भी काम कर लेते हैं, लेकिन जो और समझदार होते हैं, जो ये लास्ट में जिनको आना होता है, टॉप 100 में जिनको आना होता है, वो इसके बाहर जाते हैं। अब इसके बाद वो अगला स्टेप फॉलो करते हैं, स्टेप 2। स्टेप 2 में अब वो कहते हैं जैसे जीएस है, तो जीएस के 2 पार्ट है, मुझे पढ़ना है, प्री के लिए पढ़ना है और मेंस के लिए पढ़ना है। समझते जाओ, प्री के लिए पढ़ना है और मेंस के लिए पढ़ना है। लेकिन अब कई बार लोग जो होते हैं यहीं पर गलती कर जाते हैं, ध्यान से समझिए। कई बच्चों ने मुझसे पूछा प्री की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें। मैं पूरे अपने सिलेबस को इसके साथ बताता जा रहा हूं। तो प्री में जैसे मेंस में जाते हैं तो मेंस में हमें 4 पेपर होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ये हमारे 4, जिसमें चौथा एथिक्स का पेपर होता है, राइट। अब हमें क्या करना होता है, फर्स्ट पेपर में अगर हम बात करें तो फर्स्ट पेपर में हमारे पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और हमारे पास सोसाइटी है। सेकेंड पेपर की बात करें तो हमारे पास पॉलिटी है और आईआर है, अंतरराष्ट्रीय संबंध है। पॉलिटी यानी राज व्यवस्था, कोई ये ना कहे कि इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। थर्ड पेपर की बात करें तो हमारे पास मेजर पोर्शन इकोनॉमी, उसमें भी बहुत बड़ा पोर्शन 11 टॉपिक एग्रीकल्चर यानी कृषि। इसके बाद हमारा साइंस एंड टेक, ठीक है, और डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा हमारा पेपर एथिक्स का है, ये 250 नंबर के पेपर है। कल सर ये तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत बताता हूं क्या होता है। जब अनट्रेन्ड बच्चा होता है, सबसे बड़ी जो गलती, डिजास्टर्स गलती करता है, वो यही करता है। उसको लगता है कि अभी हम प्री की तैयारी कर लें, जैसे अभी मुझे किसी बच्चे ने कहा कि पहले हम जो है एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, तब हम जो है आगे सारा पढ़ेंगे। अब देखना,
टाइम आपके पास लिमिटेड है, टाइम आपके पास 1 साल या 2 साल या 3 साल, जो भी आपने अपना टाइम बनाया वही केवल आपके पास टाइम है। पहले में आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि कहानी कितनी विस्तारित है, ठीक है। दूसरे में अब इसमें क्या होता है कि हम प्री और मेंस को अलग अलग समझते हैं। मुझे बताओ, प्री में सब्जेक्ट जरा ध्यान से देखना, हिस्ट्री इतिहास, दूसरा ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंट और इकोनॉमी, राइट, इकोनॉमी। जरा जरा मेंस में देखो, हिस्ट्री दिखाई पड़ रहा है, मैं अलग कलर से कर देता हूं, हिस्ट्री, यस, हाँ मिल गया, ज्योग्राफी, हाँ मिल गया, पॉलिटी, हाँ मिल गया, इकोनॉमी, यस यहां पर है, ज्योग्राफी का विस्तारित पार्ट, एनवायरमेंट हो गया और साइंस का पार्ट हो गया, यस है, अवेलेबल है। इसका मतलब एक सब्जेक्ट ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं समझोगे तो कभी भी आप जो है वो अपना टाइम मैनेज ही नहीं कर पाओगे, और फिर तुम्हें लास्ट में होगा, दो तरीके से डिजास्टर होता है। एक तो पहली बात, आप साल भर में अपना या 2 साल में अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाते, और आप ये बात जानते हैं कि मैं जो सही, आपने अपने 10th में भी यही किया होगा, 12th में भी लास्ट में हड़बड़ हड़बड़ जल्दी जल्दी पढ़ लो। लेकिन यहां पर मार्क्स वाला नहीं है कि इस बार जो है 62% की बजाय 61% आ गया तो चलो कोई बात नहीं है, पापा ने फिर भी मिठाई खिला दी। यहां ऐसा नहीं होता, ये कट थ्रोट कंपटीशन है, फर्स्ट पास द पोस्ट का सिस्टम चलता है। इस कंपटीशन में जो उस लाइन को पार कर पाएगा वही है, उसके पीछे यूपीएससी कुछ नहीं पूछता है कि तुम्हारी जिंदगी तबाह हो गई या बर्बाद हो गई, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। अब जरा ध्यान से इस पूरी कहानी को समझना। सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तुम पूछते होगे ना कि सर टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, टॉपर्स क्या करते हैं। टॉपर्स पढ़ने से पहले ना एक टाइम अपना लगाते हैं फ्रेम करने में, ठीक है। जो टॉपर्स होते हैं, जो टॉप रैंकर्स होते हैं, जिनको अपना कैडर भी मिलता है, जिनको अपना सर्विस भी मिलती है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो एक अच्छा खासा टाइम अपनी रणनीति को बनाने में और अपनी रणनीति को बार बार जो है वो क्या करता है, उसको स्क्रूटनाइज करते हैं। सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा। एक आपने घर बहुत अच्छा बना दिया और आपने महीनों भर झाड़ू नहीं लगाया, बहुत खूबसूरत संगमरमर लगवाया हुआ है, खूबसूरत जो है वो आपने अलमारियां बनवाई, लेकिन आपने महीनों से जो है उस पर साफ सफाई नहीं की। क्या होगा, जब आप उस घर में देखोगे चारों तरफ धूल ही धूल, खूब बढ़िया खूबसूरत टेबल चेयर सब लगाए, धूल ही धूल, गंदगी ही गंदगी दिखाई पड़ेगी, होगा कि नहीं होगा। तो क्या करना पड़ता है, जब आप अच्छा घर बनाते हैं, आपने घर में भी यही किया होगा, जब आप अपना घर बनाते हैं तो उसको बार बार क्या करते हैं, सफाई करते हैं उसकी, ठीक है। झाड़ू पोंछा लगता है, दीवारों पे जो है उसको साफ किया जाता है, पेंट अगर कहीं उखड़ गया तो उसको ठीक किया जाता है। कितना भी खूबसूरत घर, कितना भी फर्नीचर, सबको, तो ये जब हम करते हैं तो हम अपने साथ क्यों नहीं कर रहे। अब जैसे कई बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं कि जब आप सब कुछ पढ़ा रहे हैं तो अभी अचानक से आप इसको सही क्यों करने लगे। सही करने की जरूरत पड़ती है, हमारा ह्यूमन बिहेवियर है कि हम अपनी मेज को भी 3-4 दिन बाद कपड़ा मार देते हैं कि इस पर धूल के कण आ गए होंगे। तो वही है कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेरे साथ पहले से भी जुड़े हैं या जो अभी नए जुड़ रहे हैं, उनको यह पता होना चाहिए कि हमें अभी सफाई भी उसकी करनी है, ठीक है। हमें अपनी रणनीति बनाना भी सीखना है, और जिन्होंने रणनीति मेरे साथ बनाई है, स्ट्रैटेजी बनाई है, उसको पॉलिश भी उनको करना आना चाहिए। अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझते जाना, बहुत एक्सपीरियंस के साथ। जनरली मैंने अभी तक इसको खुले मंचों पर नहीं बताया है, अब आपके लिए मैं बता रहा हूं ताकि आप इस गलती को ना करें। अब आपने देखा कि यहां पर जो प्री के टॉपिक्स हैं ये ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तुम मुझे बताओ, पॉलिटी में संविधान अलग होगा और मेंस में संविधान अलग होगा क्या? कहीं लिखा हुआ है कि पॉलिटी का संविधान और मेंस का संविधान? क्या पृथ्वी के अंतरतम की जानकारी प्री की अलग होगी, मेंस की अलग होगी क्या? ठीक है, मैं बात आपको जो करने जा रहा हूं, यानी अगर मैं प्री की बात करूं और मेंस की बात करूं, क्या टॉपिक अलग अलग हो सकते हैं? मुझे बताओ, क्या भूकंप प्री के लिए अलग होगा और मेंस के लिए अलग होगा? नहीं, भूकंप सिर्फ भूकंप है, एक अवधारणा है। यानी आपको सबसे पहले क्या करना होगा, हम इसमें अगला काम करते हैं, जो बहुत थोड़े और भी होशियार स्टूडेंट होते हैं वो अपने सब्जेक्ट छांट लेते हैं। अगला हम क्या काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट समझना है इसको, हम इसको सब्जेक्ट छांट लेते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी विषय कर लेते हैं। तो अब विषय उन्होंने जब देख लिया कि हाँ मेरा विषय ये है, तो अब जैसे उस विषय पर आ गए तो सर अभी आप अब देख रहे हैं यहां तक आप पहुंचते हो, स्टेप 3 तक पहुंचते हो, ठीक है, यहां तक आप होशियारी से पहुंच जाते हो, वीडियो वीडियो देख के आपको सब पता होता है। स्टेप 3 विषय, सर हमें ज्योग्राफी पढ़नी है। कई बच्चे इसमें कहते हैं सर ज्योग्राफी प्री के लिए पढ़नी है, जैसे एनसीईआरटी, जैसे मैं बैच पढ़ा रहा हूं तो उसमें ज्यादातर का माइंडसेट ये है कि नहीं हमें प्री के लिए पढ़ना है, हमें जो है वो अभी जो है वो बेसिक पढ़ना है। किसी ने पहले भी दिन बोलिए सर वो एसएससी का पेपर है हमारा, तो हम जल्दी जल्दी हमें पढ़ा दो, ठीक है, हमें फैक्ट पढ़ा दो। तो पहले ही आपने डिसाइड कर लिया, यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। मान लो ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये आपके सब्जेक्ट, आपने सब्जेक्ट छाड़ लिया। सर अभी ज्योग्राफी चल रही है, जैसे मेरे से कई बच्चों ने कहा सर ज्योग्राफी बड़ी लंबी सी खिंच रही है, सर ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री कब पढ़ाएंगे, सर इकोनॉमी कब पढ़ाएंगे? वो क्या होता है, वो केवल अपने सब्जेक्ट के लिए चिंतित है।
उसको ये एक्चुअली नहीं पता है कि सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसके बाद का चरण वो यहीं पर रुकता है। और आप मुझे बताइएगा ऐसा है या नहीं, आपका समर्थन चाहता हूं। जो मैं बात कर रहा हूं वो आपके ही बिहेवियर से निकालकर मैंने ये जो है क्लास बनाई है। आप मुझे बताइए यहीं पर आप रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं? सर अभी ज्योग्राफी 2 महीने से चल रही, तो सर वो इकोनॉमी कब खत्म होगी, सर वो पॉलिटी कब खत्म होगी, सर वो साइंस कब खत्म करेंगे? ऐसे पूछते हैं कि नहीं पूछते? आप ईमानदारी से बताइएगा। ज्यादातर रोजांकिन नहीं पूछते, क्योंकि वो आते ही मैं पहले 10-15 दिन में उनकी मैं पुरानी धारणाएं तोड़ देता हूं। लेकिन कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो मुझे नहीं जानते या मेरे पढ़ाने के तरीके, या जो हम लोग उजांग आईएएस एकेडमी में इनोवेशन करते हैं उसके बारे में जिनको नहीं पता होता है, वो अपनी जो है बकवास करते ही रहते कई बार। ऐसे कल ही मेरे पास मैसेज आया कि उसमें उसने मुझे बड़ा ज्ञान भगारा कि किसी बच्चे ने नंबर दे दिया होगा मेरा, तो एज एन डायरेक्टर, एज एन टीचर, यू मस्ट बी प्रोवाइड द पीडीएफ ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जो मैंने कल बताया ना कि पीडीएफ नहीं दूंगा, तो बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज आया कि उसने मुझे, मैंने कहा थैंक यू मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद दिलाने के लिए, बट एक्चुअली ओजांग आईएएस एकेडमी में हम पीडीएफ कल्चर का विरोध करते हैं। ठीक है, हम अपना खुद का जो है डेवलप करते हैं, हम नोटा आर्ट, LWMI, क्या आप इसके बारे में अवेयर हैं? बोला नहीं आई डोंट नो। मैंने कहा फिर आप क्वेश्चन मत पूछिए और इतना ज्ञान मत दीजिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है मेरे लिए। ठीक है, मैं अपने बच्चों की उस रटी रटाई धारणा को तोड़ देना चाहता हूं। अब जरा ध्यान से देखो होता क्या है। इसके बाद जो स्मार्ट स्टूडेंट है, मैं यहां से बात करने जा रहा हूं स्मार्ट स्टूडेंट, और ये आपको मेरे साथ करना पड़ेगा क्योंकि आप मेरे साथ अब लंबे सफर में जा रहे हो, आप मेरे साथ कॉन्सेप्टर बैच में जा रहे हो। 2 साल का लंबा सफर होगा, बार बार मैं आऊंगा, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, तो वो जो नहीं घर का रामू नौकर उस तरह का मैं हूं। ठीक है, तो मैं आऊंगा झाड़ू पोछा करने के लिए, बार बार तुम्हारे स्ट्रक्चर पे आऊंगा, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन मुझे पता है कि घर आप कितना भी बेशकीमती बनवा दो, संगे मरमर से बनवा दो, भैया उसकी सफाई अगर नहीं होगी तो बड़ा गंदा लगेगा। जब बाहर का आदमी आकर बोलेगा अरे यार इसका घर तो बड़ा गंदा, सोफे पे बैठा नहीं जा रहा है, लोग बैठ जाते हैं ना कई बार, हो ऐसे ऐसे झाड़ते रहते हैं। ठीक है, या जो है धूल पे कोई अगर मेज पे हाथ रख दे, हो ठीक है पूरा धूल से भरा, तो मैं वो धूल नहीं बैठने दूंगा। ठीक है, सिर्फ एक बार स्ट्रेटजी बता के रुकूंगा नहीं, बार बार हर महीने आऊंगा, हर महीने फिर मैं ऐसे सफाई करूंगा और सफाई करके फिर से चमकाऊंगा उसको कि अपने जब तक लक्ष्य पे लबासना में अपनी मेज कुर्सी जब तक नहीं लगा लोगे तब तक मैं आऊंगा और रामू का तरह उसको जो है क्या करूंगा, साफ करता रहूंगा। डोंट वरी। ठीक है, ओजांग का काम यही है बेसिकली। तो स्मार्ट स्टूडेंट इसके आगे जाता है। स्मार्ट स्टूडेंट जानता है कि इन सब्जेक्ट्स में, अब जरा बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, टॉपिक्स पढ़ना है। तुमने मेरे मुंह से आरएसएम की क्लास में सुना होगा कि टॉपर्स, मैंने कहा था ना एक बुकलेट बनाने को, याद है आरएसएम की क्लास जब मैंने ली थी रिवर्स स्टडी मेथड की। टॉपर्स सब्जेक्ट नहीं टॉपिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, टॉपिक्स निकालना बड़ा जरूरी होता है, यानी उसमें जो है वो जिसको हम लोग थीम भी बोलते हैं कई बार, वो निकालना सीखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जब वो टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे ज्योग्राफी के टॉपिक्स, अगर आप ज्योग्राफी मेरे साथ पढ़ते हो, क्यों मैं ज्योग्राफी से ज्यादा शुरुआत करता हूं उसका बहुत बड़ा कारण, और क्यों मैं ज्योग्राफी का कोर्स बहुत लंबा लेके चलता हूं। कई लोगों को लगता है यार कोर्स खत्म नहीं होता। जब आप इस आर्ट को सीख जाओगे तो आपको पता चलेगा, जब मैं सिलेबस को इसीलिए बहुत विस्तार से बताता हूं, उसके फ्रैक्शंस करता हूं, ज्योग्राफी का बहुत बड़ा टॉपिक इकोनॉमी में घुसा पड़ा है। ज्योग्राफी की सफर से मुझे सोसाइटी यानी कि पेपर 1 के बारे में मुझे अंदाजा हो जाएगा क्या होता है। ठीक है, ज्योग्राफी बहुत हद तक जो है वो आईआर को डिफाइन करती है, इंटरनल सिक्योरिटी को डिफाइन करती है, जो कि जीएस पेपर 2 में और जीएस पेपर 3 में है। यानी एक सब्जेक्ट का मैं जब थीम पकड़ लेता हूं, इसको मैं कॉन्सेप्ट भी आप लोग जिसे कहते हैं, कि मुझे थीम्स के कॉन्सेप्ट्स पता चल गए हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को मैं प्री में भी अप्लाई कर सकता हूं और इन कॉन्सेप्ट्स को मैं मेंस में भी अप्लाई कर सकता हूं। मुझे बताइए एनसीईआरटी की क्लास, मेरे एनसीईआरटी आंदोलन के जो बच्चे हैं या मेरे बाकी बच्चे, उनको मैंने नदी की ढाल के बारे में बताया कि नदियां जो है वो ढाल पर, पर्वतों पर अपने ढाल के अनुरूप क्या व्यवहार करती। मैंने उनको नदी की स्थलाकृतियां नहीं पढ़ाई, जैसे फैक्ट लिखा मैंने नहीं रटाया, मैंने उनको कॉन्सेप्ट बताया कि आखिर इसके अंदर जो गतिज ऊर्जा है, उनकी जीवन से उनको समझाया कि पर्वतों पर ढाल अधिक होने पर उनका बिहेव क्या होगा, मैदानों पर उनका बिहेव क्या होगा, और जो है डेल्टा में उसका बिहेव क्या होगा। और एक बार स्टूडेंट को समझ में आ गया तो फिर आप मुझे बताइए, मैंने वहां पढ़ाते पढ़ाते एनसीईआरटी पढ़ा रहा था, बहुत छोटी सी कॉन्सेप्ट है, ऑप्शनल में डेविस का कॉन्सेप्ट पढ़ाया उनको, ऑप्शनल में बताया कि किस तरह से स्थलाकृतियां काम करेंगी और डेविस का कॉन्सेप्ट जो है उसके साथ किस तरह से आके जुड़ता है ऑप्शनल में। अब मैं एनसीईआरटी बिल्कुल बेसिक पे पढ़ा रहा हूं और मैं उनसे ऑप्शनल, ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में बात कर रहा हूं। क्यों ऐसा पॉसिबल? और बच्चों ने कहा हां समझ में आ गया कि इसके पीछे फैक्टर क्या है। उसका रीजन यही है कि उनको मैंने कॉन्सेप्ट पकड़ा दिया। अब कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो तुम्हें प्री में भी उसको लगाना आ जाएगा, मेंस में भी लगाना आ जाएगा और उसको जो है ऑप्शनल में भी लगाना आ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सब्जेक्ट को एक्चुअली में ऐसे पीस कर बिखेर दो। ठीक है, सबसे पहले, इसीलिए मैं सबसे पहले पीसता हूं उसको काफी ज्यादा, जो क्या कहता हूं उसको पहले मैं मथ देता हूं, उसके बाद मुझे मक्खन निकल जाता है, मैं उसको पीस कर बिखेर देता हूं, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देता हूं, फिर मुझे वहां समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में मुझे सब्जेक्ट से ज्यादा
टॉपिक्स और थीम के साथ चलना होगा। ठीक है, मुझे कॉन्सेप्ट के साथ चलना होगा और मुझे कॉमन डोमेन, क्या अगला निकालना होगा, कॉमन डोमेन निकालना होगा। आप अपना माइंडसेट यहां रखते हो, और सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि 90 मार्क्स अगर टीचर ने ढंग से, जहां भी पढ़ना टीचर ने ढंग से अगर ज्योग्राफी पढ़ा दी ना, 90 मार्क्स जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर आप यहीं से पूरा कर लोगे। ये अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आप ये बात समझ के देखो कि 90 मार्क्स जो है वो आपके जो 90 मार्क्स है यहां पर, ठीक है, जो जीएस पेपर 3 में आ रहा है, जिसको इकोनॉमिक्स से पेपर में पढ़ो, आप ज्योग्राफी रहे हो और एग्रीकल्चर वो आपको पूरी करके दे देगा। आपको उसको लॉजिक पता होगा अगर आपके पास कॉन्सेप्ट की देन है। वही सस्य प्रारूप पढ़ना है, वही भारत में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, वही अप स्ट्रीमिंग डाउन स्ट्रीमिंग, भारत में जो है वो मिट्टियों और उनके बारे में कौन सी फसलें हो रही है, ये सारी चीजें आपको वहां पढ़नी है। तो यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एक सेगमेंट हमारा यही निकल कर आता है कि अगला मेरा जो स्टूडेंट है, ज्यादातर स्टूडेंट को मैंने यहीं रुकते हुए देखा है, चलिए सर आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आज हम पेपर 1 पढ़ेंगे, आज हम पेपर 2 पढ़ेंगे, लेकिन मेरा ज्योग्राफी के कौन से टॉपिक ओवरलैप कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, यह समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, ये ओवरलैपिंग है। मेरे कितने टॉपिक ज्योग्राफी से निकलकर सोसाइटी में जाते हैं, समाज में, कितने मेरे टॉपिक्स इकोनॉमी में ओवरलैप करते हैं। जब आपको ये ओवरलैपिंग जिस दिन समझ में आने लगेगी, आपको सबसे बड़ा फायदा बताऊं क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा ये मुझे बताओ, जैसे जैसे आप तैयारी में आगे बढ़ते हो, या आपने जब बोर्ड एग्जाम दिया होगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम दिया होगा, या आपने कभी प्री दिया होगा, आप मुझे बताओ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें किस चीज से सबसे ज्यादा हमारी हालत खराब होती है। ठीक है, हमारी हालत खराब होती है जब टाइम कम हो जाता है और हमें लगता है कि अभी इतना पढ़ना है। जब आप कहते हो इतना पढ़ना है, तो आपके अंदर एक धुक धुक होती है कि नहीं, जब आप पढ़ने बैठते हो, कभी आप ईमानदारी से बताना, ऐसे पसीना आता है, धुक धुक होती है, अरे यार अभी 10 दिन में मुझे ज्योग्राफी खत्म करनी, 10 दिन में हिस्ट्री खत्म करनी, टाइम टेबल ऐसे ही बनता है। और मैंने ऐसे सैकड़ों की संख्या में टाइम टेबल देखे हैं। ठीक है, 15 दिन ज्योग्राफी पढ़ूंगा, 15 दिन हिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर पता चला 5 दिन तो खाली सिलेबस इकट्ठा करने में लग गया, निकल गया, 10 दिन बचा, अरे क्या करूं यार, कैसे करूं। फिर क्या होता है, धीरे धक 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 होता, और इसके पीछे लॉजिक देता हूं। 13 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 6 लाख लोग सेंटर नहीं जाते हैं। 3 महीने तक फॉर्म भरा, उसमें से मान लो मैं कह रहा हूं 50,000 बीमार पड़ गए, फिर भी जो है वो 5.5 लाख लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था लेकिन वो एग्जाम देने नहीं जाते हैं। और उनसे पूछ के देख रहा, वो कहते हैं तैयारी मेरी पूरी नहीं हो पाई। तो किसने तुम्हें रोका था, कौन तुम्हारी किताबें फाड़ के चला गया था, या तुम्हें जो नीट की गोली या जमाल घोटा खिला दिया था कि तुम पढ़ नहीं पाए। क्योंकि उनको डर लगने लगता है, उनको लगता है कि मेरा कोर्स पूरा नहीं पाया। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा डर जो आएगा, आप मानना या ना मानना मुझे बताओगे, हाँ सर ऐसा ही है। तो आप जब उस डर को जब फील करते हो तो आपको पता चलता है कि भाई मेरे यहां पर बहुत अधिक समस्या हो रही है। और जब आप टॉपिक्स निकाल लेते हो कि ये मेरे कॉमन टॉपिक्स हैं, मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं लेकिन मेरा इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, आईआर मेरा कवर हो रहा है, तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि ये मेरे टॉपिक्स ओवरलैप हो रहे हैं, मेरे ये सब्जेक्ट पूरे हो रहे हैं। यानी अब मुझे क्या करना है, मुझे अब टॉपिक्स और थीम पढ़ना है। टॉपिक और थीम को पढ़ने से फायदा क्या होता है ये भी आप समझ लो, जब आगे आप स्मार्ट बन जाओगे। इसके प्रॉफिट्स क्या हैं, इसमें आप बुक को रिप्लेस कर सकते हो, इसमें नोट्स को रिप्लेस कर सकते हो, और इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको बुकलेट्स में। ये पतली पतली थीम बेस होती है, ये थीम बेस्ड होती है। एक 100 पेज की, 200 पेज की, 300 पेज की किताब को आप 10 पन्ने में कन्वर्ट कर लेते हो। आपको अंदाजा क्या होगा, सेंस ऑफ रिलीफ क्या होता है। मैंने आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी के बारे में बताया था। सेंस ऑफ अर्जेंसी प्रिपरेशन के समय बहुत अच्छी होती है, जब मुझे 1 घंटे में यह आउटपुट देना है, मुझे आधे घंटे में यह आउटपुट देना है, आज मुझे इतना पढ़ना है, इसको सेंस ऑफ अर्जेंसी बोलते हैं। लेकिन एक और चीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंस ऑफ रिलीफ। बस अब आप ये समझो दवाई कब कहां इस्तेमाल करनी है। पढ़ाई तैयारी के समय अगर सेंस ऑफ रिलीफ आ गया तो बर्बाद हो जाओगे। पढ़ाई के समय अगर सेंस ऑफ रिलीफ हो गया तो बर्बाद हो जाओगे, वहां सेंस ऑफ अर्जेंसी चाहिए। मैंने इसकी वीडियो आपको बना के जो है पहले भी बता दी है। लेकिन जब आप याद रखिएगा, जब आप एग्जाम समय पे आते हो तो आप सेंस ऑफ अर्जेंसी से ज्यादा आपको सेंस ऑफ रिलीफ चाहिए। नहीं तो क्या होगा, एग्जाम से पहले नींद नहीं आएगी, पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिव हो जाएगी, घबराहट होगी, ठीक है, तमाम तरह के फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम जनरेट होने शुरू हो जाएंगे, और आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत करके आओगे। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको सेंस ऑफ रिलीफ जनरेट करना पड़ेगा यहां पर आपको। और जब आप टॉपिक्स, बुकलेट्स, अरे यार इतना ही तो देखना है, अभी 1 घंटे में देख के खत्म करता हूं, ये मेरे कॉमन टॉपिक्स हैं, मैं इसको पढ़ चुका हूं, तो आपके पास यह क्या जनरेट होगा, आपके पास सेंस ऑफ रिलीफ जनरेट होगा। आप बहुत
कूल और काम होंगे। कई जो बच्चे जो अगर उन्होंने किसी एग्जाम को क्वालिफाई किया होगा, कोई है यहां पर, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया, कोई भी यूपीएससी कोई भी एग्जाम, जिसमें उस समय तो एग्जाम होता है, डर लगता है, कोई स्टूडेंट है जिसने उस एग्जाम को क्वालिफाई किया है? एनीबडी? बच्चे ने लिखा, जैसे ऋतुकांत ने लिखा नेवी सर हमने किया, यूपी पुलिस किया है किसी ने, शाबाश। ये हमारे बच्चे बहुत ज्यादा, एक तो हमारे बच्चे पुलिस में बहुत ज्यादा है, चलिए शाबाश। कोई कंपटीशन? मुझे बताइए, जिस समय आपने देखा होगा कई बच्चे होते जो घबराते रहते, जिस एग्जाम की रात में देर तक पढ़ते रहते, नाखून चबाते चबाते। जब आपने पूरे साल अच्छी मेहनत की होती है, आप जो टाइम टेबल, जब आप एग्जाम देने गए हो, आप मुझे जिस एग्जाम को आपने अच्छे क्वालिफाई किया है, आपने देखा होगा कि आप एग्जाम से पहले आप बहुत कूल और काम रहे होंगे। मैं कई ऐसे जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी सर्विस में आ चुके हैं, वो क्या होता है, पिक्चर उच्चर देखने चले जाते हैं एग्जाम से पहले। आप परेशान होते हैं, वो पिक्चर उच्चर देखने चले जाते हैं। बोले अरे ठीक है यार, एक दो दिन पहले किताब बंद कर देते हैं, बोले यार चिल करना, अब जो करना था वो हमने कर लिया, ठीक है। और आप देखेंगे बड़ा कूल, बड़ा मस्त रहते हैं, आपको लगेगा अरे यार मेरा तो अभी एक चैप्टर मैं और पढ़ लूं, एक चैप्टर और पढ़ लूं, हो सकता है इसमें 2 नंबर और मिल जाए। और आप अगले दिन क्या होता है, आपको एग्जाम में नींद आ रही होती है, रात भर आपको नींद नहीं आती है, आप जो वो तबाह हो जाते हो। सो यहां पर क्या करना होता है, आपको कूल एंड काम रहने के लिए सेंस ऑफ रिलीफ जनरेट करना पड़ेगा। अब इसको उल्टा कर लो, सेंस ऑफ रिलीफ कैसे जनरेट होगा? जब आपके पास बोझ नहीं होगा, जब आप बोझ नहीं होगा, बोझ कम नहीं होगा, जब आप बुकलेट्स तैयार करोगे। पीछे आ जाओ, बुकलेट्स कब तैयार करोगे? जब आपके पास कॉन्सेप्ट्स और थीम तैयार होंगे, तब आप बुकलेट तैयार करोगे। यही है ट्रू तैयारी का तरीका। इसलिए मैं सिलेबस पर इतना ध्यान देता हूं, सिलेबस के फ्रैक्शंस लेकर आता हूं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देता हूं, ताकि आपको यह समझ में आए कि यार मैं जो ज्योग्राफी तो पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरा इकोनॉमिक्स भी कवर हो रहा है, मैं सोसाइटी भी कवर कर पा रहा हूं, मैं इतने सब्जेक्ट्स को कवर कर पा रहा हूं। या जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं तो मैं जो है वो सोसाइटी की थीम, अंतरराष्ट्रीय डिमांड्स को मैं समझ पा रहा हूं। मैं एथिक्स का भी बेस बना रहा हूं। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, एथिक्स का मतलब क्या होता है? नीतियों का पालन करना। जीएस पेपर 4 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। नीतियां, बेईमानी कब होती है, भ्रष्टाचार कब होता है, पूरा पूरा उसका एक बहुत बड़ा पार्ट एंटी करप्शन के बारे में है, भ्रष्टाचार को निवारने, सही निर्णय लेने के बारे में। तो निर्णय मैं सही क्यों नहीं लेता हूं? मेरे अंदर लालच है, मेरे अंदर कोई भय है, मेरे अंदर कोई डर है। तो आप ये सोचिए, इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते आप एथिक्स के बारे में भी आप पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये लिंक करना आना चाहिए। क्लियर? चलिए अब हम वापस चलते हैं और अपने सिलेबस पे, जहां पर मैं डिस्कशन कर रहा था, उसकी तरफ बढ़ते हैं कि सिलेबस में हमारे क्या क्या पार्ट हैं। तो मैंने आपको सिलेबस में यहां बताया, मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी एक बहुत ही वाइडर जो है वो एक्सपेक्ट क्रिएट करता है। कभी भी ज्योग्राफी को फैक्ट के रूप में मत पढ़िएगा, याद रखिएगा। ज्योग्राफी जब आप पढ़ने जाएं तो अपना न्यूज़पेपर जरूर लेकर बैठे, न्यूज़पेपर जरूर लेकर बैठे। यानी ज्योग्राफी जो है वो बहुत ही डायनेमिक करंट है। इसके 2 पार्ट होते हैं, स्टैटिक पार्ट ज्योग्राफी में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ज्योग्राफी एक बड़ा सिलेबस है, लेकिन मुझे इसमें प्री के लिए क्या निकालना है, मेंस के लिए कैसे जाना है, मुझे उसकी बेसिक फंडामेंटल, और इन दोनों के लिए मुझे कॉन्सेप्ट पकड़ होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कॉन्सेप्टर बैच इसीलिए एस्टेब्लिश किया। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने कॉन्सेप्टर बैच की, मैं उनको कॉन्सेप्ट्स की थीम बता दूंगा। मुझे पता है कि मुझे उसको सिखाना है कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर कैसे चलती है। अब एक बार मैंने उसको प्रेशर कैसे डेवलप करना होता है, या फिर ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर सेगमेंट्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर बिहेवियर क्या होता है, उनको जैसे ही एक बार ये बात पता चल गई, वो ये बहुत अच्छी तरह जानता है स्टूडेंट कि भाई अब इसके बाद मुझे चाहे वो परमानेंट विंड चलानी हो, लोकल विंड चलानी हो, सी ब्रीज चलाना हो, लैंड ब्रीज चलाना हो, मैं बहुत आसानी से, या कनाडा अमेरिका के ऊपर जो हाई प्रेशर हीट डोम बना, मैं उसको भी बता ले जाऊंगा कि एक्चुअली हाई प्रेशर में क्या हो रहा होगा, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जब मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेता हूं तो मेरे लिए चीजें बहुत वास्ट नहीं रह जाती। ज्यादातर स्टूडेंट इस स्टेज तक आता ही नहीं हो, तो कहता है भैया अभी मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है, ज्योग्राफी में प्री वाली ज्योग्राफी पढ़नी है, मेंस वाली मेरे पास आते हैं बच्चे, सर प्री वाली ज्योग्राफी पढ़ाएंगे या मेंस वाली ज्योग्राफी? हंसी आती है। मैंने कहा ये तो अभी पता नहीं कहां टंगा पड़ा है, ये प्री वाली भी पढ़ेगा, उसके लिए भी पैसे देगा, ये मेंस वाली पढ़ेगा। खैर मैं इस तरह के बैच चला नहीं पाता हूं, थोड़ा सा अभी बिजनेसमैन नहीं बन पाया हूं, लेकिन कई लोग इस तरह से अपना चलो भाई ये प्री वाला पढ़ लो, ये मेंस वाला पढ़ लो, ऐसा नहीं होता है। कॉन्सेप्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट होते हैं, याद रखिएगा। सो वी हैव टू डेवलप कॉन्सेप्ट फर्स्ट, उनके हमें बेसिक कॉन्सेप्ट निकालने पड़ते हैं, फिर हमें उस पर एप्लीकेबल पार्ट को बिल्डअप करना पड़ता है, यानी मैं इसको अप्लाई कैसे करूंगा। जैसे मैंने अभी बताया हीट डोम का कॉन्सेप्ट कि अमेरिका कनाडा में भयानक गर्मी पड़ी, अब आप उसको याद
याद कर लोगे भैया इतने लोग मर गए, इतना टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन सवाल है कि वहां पर हाई प्रेशर डोम कैसे जनरेट हुआ, और हाई प्रेशर जब जनरेट होता है तो हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, नीचे की तरफ बैठती हैं, और जब नीचे की तरफ बैठती है तो वहां मौसमी दशाएं यानी कि वेदर कंडीशंस क्या क्या होती हैं। एक बार मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो भैया अर्बन कल को अभी दिल्ली में जो है वो क्या बन जाएगा, जो है दिल्ली में हीट आइलैंड्स बन जाएंगे, वहां हीट डोम बन गया या हीट आइलैंड्स बन जाएंगे। बोले मुझे पता है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे काम करेगा और ये क्यों बन रहा है, ये जो ढक्कन बना वो किस तरह से बना, मुझे उसका कॉन्सेप्ट पता है। तो जब आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप उसको कहीं भी इस्तेमाल करिए, वो आपका अपना है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। चलें हम आगे। तो यहां पर हमेशा पढ़ते समय जो भी है, मैं फिर से झाड़ू, जो मेरे पुराने बच्चे उनके लिए मैं फिर साफ सफाई कर रहा हूं इस समय, ठीक है। रामू काका पहुंच चुके हैं और वो क्या हो रहा है, साफ सफाई कर रहे हैं। स्ट्रेटजी ठीक करो, वापस इस के डायनामिक पार्ट की तरफ आओ और इसके स्टैटिक पार्ट को समझने की, बैलेंस करने की कोशिश करो। स्टैटिक और डायनामिक को बैलेंस करना है हमें। अब जैसे मेरे एक स्टूडेंट ने अभी मैसेज किया कि सर आपने मैपिंग पढ़ाई और मैंने इस पे आर्ट एंड कल्चर कर लिया। यही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। मैं ज्योग्राफी की मैपिंग कर रहा था, मैपिंग आप लोगों को लगता होगा ज्योग्राफी में होती है, लेकिन मेरा स्टूडेंट जानता है कि मैपिंग ज्योग्राफी को छोड़कर भी बहुत जगह होती है। वो आईआर में भी उसने यूज किया। अभी उस बच्चे ने बताया कि मैंने आर्ट एंड कल्चर इसी के बेस पे कर लिया, राइट। तो ये इसकी खूबसूरती होती है। टीचर को एक सबसे बड़ा काम होता है अपने बच्चे के अंदर इस तरह का डायनेमिज्म क्रिएट करना होता है कि वो जो बॉल को लेकर वो फास्ट बॉल भी फेंक ले, वो जो स्पिन भी मार ले, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन सब कर ले वो। तो इसी तरह के टैलेंट, मल्टी टैलेंट को ही तो हमें आगे लेकर जाना है। मेरा प्रश्न वही है कि भाई मैं 13 लाख लोगों में से एक अपने बच्चे को अंदर घुसाऊंगा कैसे लबासना के गेट के अंदर। मेरा भी तो ख्वाब है मैं भी वहां जाऊं तो मेरा जो है वो स्वागत हो लबासना में, एक राष्ट्रीय स्वागत हो, है कि नहीं है। जैसे मैं गया अभी, जो आपने देखा 2 साल पहले जब मैं गया था लबासना, तो भव्य स्वागत हुआ गंगा हॉस्टल में। वहां ढेर सारे स्टूडेंट मिल गए, मार गिफ्ट विफ्ट। किसी बच्चे ने पूछा वो लबासना की टी शर्ट आप कैसे पहनते हैं, मार सब गिफ्ट विफ्ट लेके चले आए थे वहां से। तो भैया अगली बार हमें जाना है कि नहीं जाना लबासना? इज्जत उज्जत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वहां दरवाजे से लौट आएंगे, बताओ हैं? तो तब मिलेगी। देखो सब सारे चीज जो बाहुबल का होता है। आप किस तरह से, मेरा जब वहां मेरा स्टूडेंट होगा तो फिर क्या होगा, सारे कैडर में मेरी बाहुबल जो है वो होगा, अरे सर आ रहे, वहां पे बिता रहे, सर आ गए, सर आ गए। तो भैया थोड़ा सा ख्याल रखो हमारा, कि हम लबासना पहुंच के थोड़ा सा हम भी चौड़े हो जाएं। चलिए हम अब आ जाते हैं, कल हम लोगों ने इसके 2 पार्ट में डिस्कस किया, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओशिनोग्राफी। आज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, समुद्र विज्ञान कहते हैं, यानी हमें इसमें समुद्र के अंदर जो परिवर्तन है, जो विज्ञान है, जो लॉजी है, हमें उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। तो ओशिनोग्राफी में हम बात करें तो ग्राफी वर्ड हम यूज करते हैं जब हम उसकी भू आकृतियों के बारे में बात करते हैं, वर्णन के बारे में बात करते हैं। तो समुद्र विज्ञान में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मेजर एंड माइनर ओशियन रिलीफ, यानी कि जो हमारे समुद्रों की स्थलाकृतियां हैं। हमें पहले लगता था कि वो कटोरे की तरह है, लेकिन अभी क्या है, उसके अंदर बहुत सी स्थलाकृतियां जो है वो पता चली हैं। तो मेजर एंड माइनर ओशियन रिलीफ यानी कि आपके समुद्र के उच्चावच लिखो। इस टॉपिक को लिखते जाओ, समझ में आ जाएगा कहां कहां से क्वेश्चन आएगी। मेजर एंड माइनर ओशियन रिलीफ, समुद्र की स्थलाकृतियां। अब मार्जिनल सीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट, मार्जिनल सीज ऑफ द वर्ल्ड, इसको सही कर लो, मार्जिनल सीज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सीमांत समुद्र। कई समुद्र ऐसे हैं जो लगातार चर्चा में बने रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन। अभी आपने देखा स्वेज नहर में वो जो जहाज एवर जो है वो उसका जो है बवाल चला। तमाम तरह के समुद्रों में तमाम तरह की जो दिक्कतें, कहीं बाउंड्री शेयर होती है, कहीं जो है वो अराल जैसे वो गायब हो गया। तो तमाम जो है वो जो चर्चा में है उसके बारे में हमें बात करनी होती है। राइट, नेक्स्ट वन, ओशिनिक करंट, समुद्री धाराएं। अब अगर तुमने देखा होगा कनाडा में और अमेरिका में हीट डोम बना, सुना तो होगा ना। इन लोगों को पहली बार 49 डिग्री सेल्सियस जो है मौज मौज में पता चला, इतनी गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग। इस हीट डोम के पीछे सबसे बड़ा कारण जानते हो क्या था? और वहां था गर्म समुद्री हवाएं पहुंच गई, यानी ओशिनिक जो एयर थी, वार्म, जो इन धाराओं के माध्यम से चली, वो वहां पहुंच गई। ठीक है, अब गर्म समुद्री धाराओं ने वहां पर जो है एक ऐसा सेगमेंट क्रिएट कर दिया, वहां से जो समुद्री धाराओं के प्रभाव की वजह से हीट डोम का वहां निर्माण हुआ। यानी ओशिन जो है आज की डेट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूपीएससी के लिए।
ये तमाम तरह की घटनाओं को जन्म दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है कि हमारे समुद्र अब सेचुरेट हो रहे हैं, संतृप्त हो रहे हैं, अब इससे ज्यादा वो ह्यूमन एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहीं हम जो है ऑयल स्पिल कर देते हैं, तेल फैला देते हैं, आज उनका इतना कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने की उनकी क्षमता खत्म होती चली जा रही है, वाटर उनका एसिडिक हो रहा है, पानी उनका गर्म होता चला जा रहा है। तो इस तरह से हमारी जो पूरे जलवायु में, क्योंकि भाई 71% तो इन्हीं का डोमिनेंस है पूरी धरातल पर, और अगर इनमें डिस्टर्ब हुआ तो हमें पता है कि इसके बाद हमारे पूरे सिस्टम में क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। तो एक्चुअली मेरा मानना है कि आज की डेट में जो सबसे ज्यादा करंट टॉपिक अगर कहीं पूछे जा रहे हैं आज की डेट में, तो इसी पार्ट से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये और क्लाइमेटोलॉजी, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे बन जाते हैं। डन है। मयंक ने लिखा, सर आपने सोलर फ्लेयर्स पढ़ाया था। अच्छा, हाँ ठीक है। और मैं अपने दोस्तों को समझा रहा हूं, आज एक बड़ी घटना होने जा रही, सोलर फ्लेयर्स एंटर कर रहा है, और सबको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी, और हमारा जो सिस्टम है, रडार सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम, ये मैं अपनी क्लास में ऑलरेडी पहले ही पढ़ा चुका हूं। ठीक है, करंट में जाने से बहुत फायदे होते हैं। ठीक है, उसके फायदे आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। कई बार ये लगता है कि ज्योग्राफी जैसा स्टैटिक सब्जेक्ट है, इसमें तो बहुत पुराने नोट से टीचर भी पढ़ा देते हैं कई बार। ये बहुत ही अपडेटेड पार्ट है। ये आज की डेट में हम बहुत ज्यादा खोज कर रहे हैं अपने विज्ञान के बारे में। आप देखिए, कल गैलेक्टिक अटलांटिक का रिचर्ड ब्रांसन वो अंतरिक्ष चला जाता है, और एक जो है वो अंतरिक्ष टूरिज्म की एक आधारशिला रख देता है। मैं रिचर्ड ब्रांसन को बहुत समय से फॉलो करता चला आ रहा हूं। उनकी बुक मुझे जो है स्क्रू इट जस्ट डू इट, मेरी बहुत फेवरेट बुक्स में से एक है। राइट, और वो व्यक्ति जिसे डिसलेक्सिया नाम की बीमारी थी, आज वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में, सबसे प्रसिद्ध लोगों में से एक है। अब आप देखिए, हम क्यों अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं। इधर एलॉन मस्क मंगल के लिए जो है निकल पड़े हैं, अभी जेफ बेजोस वो भी कुछ समय बाद निकल जाएंगे अंतरिक्ष की तरफ। आखिर हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग लीडिंग हैं, ये पॉइनियर हैं, ये टेक्नोलॉजी में भी हमसे बहुत आगे, हमारी सोच से उनको पता है कि आगे आने वाले क्या परिवर्तन हो रहे हैं। हम ब्रह्मांड के बहुत से रहस्य को खोज रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, ज्योग्राफी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन, आगे बात करें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन, यानी कि समुद्रों का, लिखो समुद्रों का ताप वितरण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये आज की डेट में बहुत बड़ा कॉज बन रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे संसार के जलवायु परिवर्तन के पीछे जो हिडन फैक्टर है, हम एक्चुअली जलवायु परिवर्तन में हवा और मौसम को डिफाइन करते हैं, लेकिन जो ओशियंस होते हैं उसकी करंट्स और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरे दुनिया की जो वेदर सिस्टम है, जो उनका क्लाइमेटिक सिस्टम है, उसको डिफाइन करने में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये छुपा रुस्तम है जो करता तो है लेकिन इसका नाम नहीं लिया जाता। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला ओशियन सैलिनिटी, यानी समुद्री लवणता। समुद्री लवणता, टाइड्स, ज्वार, कोरल रीफ, प्रवाल और प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल और प्रवाल विरंजन। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के लिए प्री और मेंस दोनों में हमें जो है इसकी जरूरत पड़ती है। राइट, आगे चलते हैं। तो ये बेसिक हमारा फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट रहे, लेकिन ये मोस्ट डायनेमिक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे आप कहीं भी पढ़ें, इट डजंट मैटर फॉर मी, इंपॉर्टेंट है कि आप करंट के साथ उसको अपने आप को अपडेट करके रखें। अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। जैसा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि व्हाट टू रीड इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब यहां पर वर्ड आ गया इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सवाल है कि क्यों? ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी आर्थिक भूगोल हम क्यों पढ़ते हैं? भूगोल का ही पार्ट है ये। अब हमें पता है कि आज जो मानव है वो सभी स्पेसीज में सबसे ज्यादा ताकतवर हो गया। सभी प्रजातियों में मनुष्य के पास दिमाग है, मनुष्य के पास क्षमताएं, वो सबसे ज्यादा ताकतवर लोगों में से एक है। अब मनुष्य जो है वो क्या करता है आज की डेट में, अगर हम बात करें, होमो सैपियंस जो है वो बहुत ही बुद्धिमान है, वो उसके पास अपना एक इकोसिस्टम है। जब हम मनुष्य को देखते हैं, अगर मेरे एनसीईआरटी के या मेरे पुराने ज्योग्राफी के बच्चे होंगे वो ये जानते हैं कि मनुष्य जो है एनवायरमेंट में 3 फैक्टर्स क्रिएट करता है। बहुत ध्यान से समझिएगा और आपको समझ में आएगा कि मैं यहां पर इकोनॉमिक्स और जीएस पेपर 3 तीनों की बात कर रहा हूं। पढ़ा मैं जीएस पेपर 1 रहा हूं, पूरा जीएस पेपर 3 भी होगा। ठीक है, वो कैसे होगा इसको ज्यादा ध्यान से समझें। जब हम मनुष्य को देखते हैं तो मनुष्य के 3 पार्ट हैं। ये पार्ट है नेचुरल सिस्टम का, प्रकृति ने हमें बनाया। ठीक है, हम नेचुरल सिस्टम का मतलब
आपको पता होगा इसके 4 आयाम होते हैं, कौन कौन से? लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। बिल्कुल सही है, सबको समझ में आ रहा होगा। लेकिन इसके बाद हम मनुष्य को सोचते हैं कि मनुष्य पर्यावरण का एक जो है पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य आज बहुत बुद्धिमान है, बहुत ताकतवर है, टेक्नोलॉजी उसका जो है वो मास्टर है, उसके पास हर चीज है। आज वो अंतरिक्ष में चला जा रहा है पर्यटन करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि मनुष्य का पर्यावरण होता है, का पर्यावरण, का ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट, ऑफ ह्यूमन, हाँ, बोलो, कर दो कर दो कर दो, लेते जाना। का पर्यावरण और द्वारा पर्यावरण। द्वारा, राइट, यानी ऑफ एंड बाय। ये जो 2 सेगमेंट होते हैं वो एक नए इकोसिस्टम को जनरेट करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मनुष्य का पर्यावरण, ऑफ ह्यूमंस, मनुष्य द्वारा, बाय ह्यूमंस। ये जो दोनों होते हैं, जैसे काक पर्यावरण मतलब हमारा रिलीजन क्या है, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, हम किस तरह से परिवार कम्युनिटीज से आए हुए हैं, ठीक है, हमें किस तरह की एजुकेशन मिली हुई है। द्वारा, वो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, रोड, पुल, ठीक है, ये स्कूल्स, बड़े बड़े डैम्स, ठीक है, नदियों को रोक रहा है, तो ये जो है मनुष्य के द्वारा बनाया गया अपना उसका जो है पर्यावरण होता है। हम लोग अपने हमें हमारे घर में पंखा, कूलर, एसी, ठीक है, सुख सुविधाएं, फ्रिज, टीवी, ये सब कुछ हमारे पास होती हैं। ये हमारे द्वारा बनाई गई और हमारा पर्यावरण है। भाई हमें ठंडा पानी पीना है, हमें फ्रिज की जरूरत पड़ेगी, हमें जो है पंखा चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसको अपने साथ, ये हमारे पर्यावरण का हिस्सा, हम इनके साथ ही अनन्य क्रिया में रहते हैं। लेकिन ये जो चीजें होती हैं, का पर्यावरण और द्वारा पर्यावरण, राइट, ये दोनों जो है वो नेचुरल सिस्टम के ऊपर एक लोड क्रिएट करती हैं और हमारे पास एक अलग सिस्टम जनरेट हो जाता है जब मनुष्य अपना ये सिस्टम बनाता है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की नीड यहीं से हमारी शुरू होती है, का पर्यावरण, द्वारा पर्यावरण, राइट। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और हम क्या करते हैं, इसमें जो सबसे बड़ा सिस्टम एनर्जी मैटर यहां से उठा लेते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से। तो अब इसकी वजह से हमारे एक डायमेंशन क्रिएट हो, बड़ा ध्यान से समझना। तो यहां से हमारी एक नई ज्योग्राफी का जन्म होता है, इसके हम लोग आर्थिक भूगोल कहते हैं। यानी यहां पर जो वर्ड ज्योग्राफी है, बड़े ध्यान से समझना कि कितने लोगों ने इसको पहले ये शब्द सुना होगा, आर्थिक भूगोल, कितने लोगों ने सुना होगा? मुझे ईमानदारी से बताइए कि आर्थिक भूगोल शब्द कितने लोगों ने इससे पहले पढ़ा या सुना है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी कितने लोगों ने? पढ़ने और सही ढंग से पढ़ने के बीच का अंतर मैं आपको आज बता देता हूं। पढ़ा है? अब यहां जो वर्ड ज्योग्राफी, इसको समझा देता हूं। यहां वर्ड जो ज्योग्राफी है, इस ज्योग्राफी का मतलब है आई एम टेकिंग रिसोर्सेस फ्रॉम नेचर। पर ध्यान से समझना, मैं अपने संसाधन, आई एम टेकिंग रिसोर्सेज, मैं अपने संसाधन भूगोल से प्राप्त कर रहा हूं, मैं प्रकृति से ले रहा हूं। भूगोल के अंदर सब कुछ आ गया। मैं स्थल मंडल से ले रहा हूं, जो हमारी खाने हैं, हमारी जहां खुदाई होती है, यहां पर हम उसको देखते हैं। मैं वायु से ले रहा हूं, मैं जल से ले रहा हूं, और मैं जैव से ले रहा हूं, यानी बायो से ले रहा हूं। मुझे पेड़ पौधे, कृषि, ठीक है, जानवर, पशु, ठीक है, हमें जल, हमें वायु, हमें स्थल मंडल के, हमें खनिज, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इटसेल्फ सेज, ध्यान से समझना, कि मैं अपने संसाधन भूगोल से प्राप्त कर रहा हूं। और भूगोल का मतलब ये हो गया, यानी मैं प्रकृति से इसको लेने की कोशिश कर रहा हूं, नेचर से इसको फेच कर रहा हूं, राइट। मैं ये क्यों ले रहा हूं, मैं ये कहां से ले रहा हूं, ये मुझे पता चल गया। मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इसमें मनुष्य, इसकी एक आर्थिक वैल्यू है, ठीक है, आर्थिक। प्रकृति ने तो जल बनाया, उसके लिए क्या है, जल एक घटक है। प्रकृति ने वायु बनाया, वायु का आर्थिक दोहन करेगा, आर्थिक उपयोग और आर्थिक उपभोग। उपयोग, यूज, और उपभोग, कंज्यूम, दोनों करेगा, राइट, समझे?
इसीलिए इसको कहा जाता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। दैट इज लेड बाय, जिसका नेतृत्व एंथ्रो करता है। कौन करता है? मनुष्य करता है। याद रखिएगा, दो शब्द के अंदर सारी कहानी आ गई है। यानी मनुष्य अपने समस्त पर्यावरण के साथ, अपने संसाधन के मनुष्य द्वारा, यानी कि ऑफ एंड बाय, ये दोनों यहां पहुंचेंगे। ज्योग्राफी से वो अपने रिसोर्सेज उठाएंगे, प्रकृति के संसाधनों का दोहन करेंगे, यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे और एक सिस्टम को डेवलप करेंगे। क्या डेवलप करेंगे? एक इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप करेंगे। इकोनॉमिक का मतलब होता है जिसका मूल्य निर्धारण किया जा सके। क्या किया जा सके? जिसका मूल्य निर्धारण यानी प्राइस डिटर्मिनेशन किया जा सके, जिसको खरीदा और बेचा जा सके, जिसका एक इंगित मूल्य हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दे, आप जहां क्लास कर रहे हैं, अगर उसके नीचे आपको ज्ञात ही नहीं है और उसके नीचे तेल का एक कुआं है, तेल जो अभी आपको पता होगा पेट्रोल के क्या दाम है, हिंदुस्तान में कितनी कीमती चीज है, लेकिन आप उसके बारे में ज्ञात नहीं है, आप उसका यूजेस नहीं कर सकते हैं, आपको टेक्नोलॉजी नहीं पता है, तो वो आपके लिए क्या है? मूल्यविहीन है। लेकिन कल को आपको पता चल जाए तेल कैसे निकालते हैं और आपको तेल के खजाने के बारे में पता चल जाए, आप उसका मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। आप एक बहुत ही एक उसका उपभोग और उपयोग दोनों कर सकते हैं। समझ में आया? राइट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसका हम मूल्य निर्धारण कर सकते हैं। यानी भूगोल का प्रयोग करते हुए मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया से मनुष्य अपने पर्यावरण की जो स्थापना करता है वही इसके अंतर्गत आता है। क्लियर है? ये छोटा से शब्द के अंदर पूरी कहानी छुपी हुई है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? मैं उपयोग और उपभोग, कंज्यूम दोनों करूंगा और एक इकोनॉमिक सिस्टम को जन्म दूंगा। अब मुझे बताओ सिस्टम क्या होता है? मेरे सभी स्टूडेंट को पता होगा कि सिस्टम वर्ड भी अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस करता हूं। मैं कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाकर जो है पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टम कोई एक शब्द नहीं है, सिस्टम कोई एक एब्सोल्यूट चीज नहीं है। सिस्टम की परिभाषा मैंने आपको दे रखी है। जितने भी बच्चे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्टर के पुराने बच्चे जो भी मुझे सुन रहे होंगे वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सिस्टम वर्ड को भी मैंने उन्हें समझाया है। इसीलिए जहां भी पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़िए, शब्दों के साथ खेलना शुरू करिए। यूपीएससी में इन्हीं शब्दों की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। जिस शब्द का उपयोग करें आप उसके बारे में समझें कि मैं इसका इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं और इसके पीछे की थीम यानी धारणा क्या है। सिर्फ फैक्ट्स को रट लेने से यूपीएससी में आप उन लोगों को हटाकर अपनी जगह नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो आप रट रहे हैं वही आपका कंपटीटर भी रट रहा है। लेकिन रटने के बीच में जो समझ का फर्क होता है वही आपके लिए जगह तय करेगा, लबासना का गेट खोलेगा। नहीं तो इस पूरी भीड़ का हिस्सा बने रह जाओगे। बाल पहले ज्यादा होंगे, धीरे धीरे झड़ने शुरू हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, उम्र बढ़ जाएगी, दाढ़ी सफेद हो जाएगी और एक दिन अपना बोरिया बिस्तर लेकर अपने गांव वापस लौटकर चौराहे बैठ के कहानियां सुनाओगे, बाबू हम भी मुखर्जी नगर में 5 साल रह के तैयारी किए हैं। ठीक है, तो अच्छा अच्छा जो नए लड़के आएंगे भैया अच्छा अच्छा तो बताओगे बकलोल हम बताते हैं तुम्हें कैसे हिस्ट्री पढ़नी है। तो वो कहानियां सुनाने के लिए तुम नहीं बैठे हो, तुम भारत के प्रशासनिक सेवा का हिस्सा हो, भारत की पुलिस सेवा का हिस्सा बन के राष्ट्र की सेवा करो तो ज्यादा अच्छा है। चौराहे पे बताने वाले बहुत से लोग हैं। डन? क्लियर हुआ? तो बेसिकली हम इसमें सबसे पहले 3 फैक्टर्स को पढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से इसको समझो। क्या है? हम इंडस्ट्री मिनरल्स यानी कि हम लिथोस्फीयर से जो प्रकृति हमें खनिज दे रही है, जो हमें तत्व दे रही है, जो हमें अयस्क ओर दे रही है, सबसे पहले वही मेरे लिए संसाधन है। अब मैंने बार बार एक वर्ड यूज किया, मैं प्रकृति से अपने संसाधन लेता हूं। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के लिए संसाधन मुहैया कराता है, रिसोर्स मुहैया कराता है। मेरा कोई भी स्टूडेंट यहां पर होगा तो तुम्हें पता होगा कि मैंने इस शब्द को बड़ी सावधानी के साथ प्रयोग किया है। मुझे जल्दी से बता दो रिसोर्स का मतलब क्या होता है, रिसोर्स जरूरी क्यों होते हैं। मैंने अभी अभी एक जो है वो सेगमेंट इस्तेमाल किया। कितने लोग मुझे बता सकते हैं रिसोर्स क्या होता है और कैसे काम करता है? संसाधन। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्या है ये? संसाधन है। ये लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, मैग्नीज, ये सब भूगोल में क्यों पढ़ रहे हो? क्यों पढ़ रहे हो? ये क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। नहीं तो रटते रहो कि यहां कोयला पाया जाता है, यहां सोना पाया जाता है।
तो ज्योग्राफी को सिर्फ ज्योग्राफी के रूप में पढ़ पाओगे, ज्योग्राफी को इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स में नहीं पढ़ पाओगे। बात याद रखना, मैं तुमसे मना नहीं कर रहा हूं, तुम जो पढ़ रहे हो, तुम्हारे जो टीचर पढ़ा रहे बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, लेकिन सिर्फ ज्योग्राफी को ज्योग्राफी के तौर पर ही पढ़ पाओगे। फिर अभी ज्योग्राफिया कब खत्म होगी, हिस्टेरिया कब खत्म होगी, ठीक है, साइंसवा कब शुरू होगा, आप इसी के बारे में बात करते रहोगे। लेकिन ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स, थीम, ओवरलैपिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं, वहां पर आप नहीं पढ़ पाओगे। जब तक इस क्यों वाई के साथ खेलना आप नहीं शुरू करते, तब तक ये आपके लिए पॉसिबल। तो कैसे पढ़ना चाहते हो, हिस्टेरिया, साइंसवा, या जो है कि दिस इज द कॉन्सेप्ट, इसको मुझे ओवरलैप करना है, दिस इज द रिसोर्स एंड आई विल यूटिलाइज इन द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सब्जेक्ट्स। अब आप तय कर लो, समय लगना है, ज्यादा रगड़ोगे तो ज्यादा समय लगेगा उसमें, ठीक है, स्मार्टली काम करोगे तो कम समय में आउटपुट ज्यादा दे पाओगे। तुम तय करो कि हिस्टेरिया पढ़ना है कि ज्योग्राफिया पढ़ना है या ओवरलैपिंग टॉपिक्स पढ़ने हैं। यस, गुड 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 गुड, आंसर आ रहे हैं। यस निकिता, वंडरफुल बेटा। अरे ये देखो मेरी क्लास निकल कर आ रही है, गुड। रिसोर्सेज आर द अटमोस्ट कंडीशन फॉर द वैल्यू एडिशन इन एनी इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था में मूल्य वर्धन करने की अपरिहार्य शर्त होती है, ठीक है, संसाधन से ही हम वैल्यू एडिशन। वंडरफुल, जिन बच्चों ने जवाब दिया, आई एम प्राउड ऑफ यू। वैल्यू एडिशन इसी के माध्यम से होता है। और वैल्यू एडिशन क्या होता है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकलेंगे। सारी अर्थव्यवस्थाएं संसार की वैल्यू एडिशन के लिए काम करती है, मूल्यवर्धन के लिए काम करती है। इकोनॉमिक्स का टीचर पढ़ाता है, ज्योग्राफी का टीचर तुमसे कह रहा है कि यही सत्य है। इकोनॉमिक्स के टीचर में यहां जाकर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, यहीं पर उसको खत्म कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट 1 है वो हमारे रिसोर्सेज के बारे में बात करता है, विच इज द अटमोस्ट कंडीशन फॉर द वैल्यू एडिशन। बिना, अगर जैसे आज की डेट में संसाधन क्या है, अगर तुम्हारे पास इंटरनेट पैक नहीं होता, ये जो मोबाइल फोन स्मार्ट नहीं होता, क्या तुम मेरी क्लास को सुन पाते? नहीं सुन पाते। क्या मुझे देख पाते? नहीं देख पाते। तो अगर इसको तुम पढ़ रहे हो, नई चीज सीख रहे हो, आज तुमने इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्यों कहते हैं, मनुष्य का एनवायरमेंट क्या होता है, आज आपने अगर सीखा है तो ये वैल्यू एडिशन है। तुम्हारा आज का दिन कल के दिन से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आज तुमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा है। तो अगर आज तुमने सीखा है तो ये तुम्हारा क्या है, वैल्यू एडिशन है। तुम एक जो है मूल्यवान वस्तु में कन्वर्ट या मूल्यवान व्यक्ति में कन्वर्ट होते चले जा रहे हो। तो दिस इज नोन एज वैल्यू एडिशन। कल मैं एक नई चीज सीखूंगा, मेरा कल का दिन आज से ज्यादा अच्छा होगा। तो यहां पर जो है हम लोग इसको वैल्यू एडिशन कहते हैं। और कोई भी अर्थव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था होती है वो गतिशील कॉन्सेप्ट होती है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट होता है। समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, ये तीनों हमेशा गतिशील बने रहते हैं। वैल्यू एडिशन की हमेशा यहां डिमांड होती है। अगर नहीं होती, मैं पॉलिटी से जोड़ता हूं, अगर नहीं होती तो हमें संविधान बनाने के बाद इतने संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती, इतने अमेंडमेंट्स हम नहीं करते। इतने ज्यादा अमेंडमेंट्स हम कर चुके हैं। वो सुधार हमने क्यों किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? क्योंकि हमें पता था कि हमें वैल्यू एडिशन करना है। सुधार का मतलब ही होता है वैल्यू एडिशन। कल जब एलजीबीटी को राइट्स नहीं थे, हमने एलजीबीटी कानूनों को बदल के राइट्स दिए। कल जो है ट्रांसजेंडर्स को राइट नहीं थे, हमने ट्रांसजेंडर्स को राइट दिए। हम आज राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, संविधान के निर्माण के समय इसके बारे में हम बात नहीं कर पा रहे थे। तो हम लगातार जो है वो, जो अगर हम अपने संविधान में भी अगर संशोधन कर रहे हैं और हम नए कानूनों को लेकर आ रहे हैं, पुराने कानूनों को क्रैश कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि पॉलिटी यानी राज व्यवस्था भी वैल्यू एडिशन पर ही चलती है। इस संसार में हर चीज जो प्रगतिशील है, जो आगे जा रही है, चाहे वो समाज हो, राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो, कोई भी चीज हो, चाहे वो हमारे प्राकृतिक संसाधन हो, सभी वैल्यू एडिशन यानी कि मूल्यवर्धन के सिद्धांत को ही फॉलो करते हैं। राइट? तो ये रहा हमारा संसाधन। इसका उपयोग करके मैं अपनी अर्थव्यवस्था में मूल्यवर्धन का काम करूंगा। अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा, भारत के लिए 55% आबादी की बात कर रहा हूं, भारत की आधे से ज्यादा आबादी जो है वो कृषि पर आधारित है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहला और सबसे बड़ा सेगमेंट का जो वैल्यू एडिशन होगा वो हम कहां करेंगे? एग्रीकल्चर में करेंगे। बवाल मचा हुआ है कि नहीं मचा हुआ देश में? कृषि आंदोलन, फलाना आंदोलन, कल बीजेपी नेता को जो है वो पकड़ के रख लिया किसान आंदोलन में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आजकल पढ़ रहे होगे तुम लोग, वो कहां से पढ़ रहे होगे? वो यहीं से तो पढ़ रहे होगे। फिर हम इस संसाधनों का उपयोग करके अर्थव्यवस्था की नींव को रखना शुरू करेंगे। अपनी उद्योग, अपनी इंडस्ट्री, अपनी माइनिंग, इसके हम जो है बेस बनाएंगे दोस्तों। तो ये चीज होती है। जब तक अब आपको इंटरेस्ट आने लगा होगा, मैं इतना जानता हूं, आज आपको इस क्लास में बहुत सी चीजें समझ में आई होंगी जो इससे पहले आपने, मैं जानता हूं कि इसमें से बहुत से लोगों ने इसको पढ़ा होगा।
कहीं ना कहीं ये सिलेबस जरूर देखा होगा, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ज्योग्राफी शब्द जरूर पढ़ा होगा, अर्थव्यवस्था, ये माइनिंग इंडस्ट्री, ये सब शब्द जरूर सुने होंगे। ब्रह्मा दूसरे गोला से नहीं आए हो कि किसी का हाथ पकड़ोगे तभी सीख पाओगे, ठीक है। यहां पर भी तुम्हें पता होगा ये चीजें, लेकिन ये क्यों है, या तो तुमने पढ़ा नहीं या तुम्हें किसी ने बताया नहीं। आज जब तुम्हें क्यों समझ में आने लगा तो तुम्हें तार जुड़ रहे होंगे, किसी के तार आज उड़ गए होंगे और किसी के आज जुड़ गए होंगे। ये दोनों बहुत अच्छा है। उड़ गया होगा यानी पुराना ढांचा मैंने ढा दिया, अब मैं अपना नया ढांचा बना पाऊंगा, नया कॉन्सेप्ट आपको एस्टेब्लिश कर पाऊंगा। और जिनके जुड़ गए वो तो खैर भैया अपना प्रोसेसिंग शुरू करें, उनके लिए तो अब लबासना का सफर बहुत आसान है। तो जो अगर जुड़ गया तो अच्छा, उड़ गया तो अच्छा, मेरे लिए दोनों अच्छा है। तो अब आपको लिंक समझ में आ रहा होगा, यार हम ये चीज हम सिलेबस देखते तो थे, हम पढ़ते क्यों थे इसको। जब हमें क्यों मिलना शुरू हो जाता है ना तो हम अपने आप प्रोसेस में हम चले जाते हैं, हम प्रोसेस में चले जाते हैं। क्यों? ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। आप 10 बार देखते हो, कहीं आपको रास्ते में ऐसे सामने सामने 2 नोट गिरे मिल जाए तो पहले एक उठाते हो, फिर थोड़ा सा यार देखते हैं, और फिर क्या होता है अपने आप नजर इधर, कहीं एक तो नहीं गिरा हुआ है। क्यों? बिकॉज तुम्हारे दिमाग में अगले लिंक बन गया। तो जो क्यों होती है वो खोज की लिंक पैदा करती है। टीचर अगर इस क्यों को पैदा कर दे ना तो स्टूडेंट इतना टैलेंटेड होता है, स्टूडेंट के अंदर इतना इग्नाइट होता है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने लिखा था इग्नाइटेड माइंड, वो इतना उर्वर इस समय इस उम्र में दिमाग होता है। टीचर को खाली क्यों पैदा करना है, यहां पे क्यों यहां पर स्टैब्लिश कर दिया, स्टूडेंट का दिमाग अपने आप भागेगा, अपने आप भागेगा, वो अपने आप ही लिंक पकड़ लेगा। ये बहुत सिंपल सा बिहेवियर होता है। क्लियर? मजा आया? यही कॉन्सेप्टर बैच है। डेप्थ में जाके खोदूंगा मैं, ठीक है, जोड़ूंगा या तोड़ूंगा, लेकिन इतना जानता हूं कि इसके इतनी जल्दी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो अब इसके मेरे साथ सफर में चलना है। तो पुराने बच्चों के लिए मैं बार बार रामू काका बन के आऊंगा, धूल झाड़ूंगा। चलो सही करो, चलो सही करो, बुक नहीं बुकलेट तक पहुंचो, ठीक है। थीम जो है, थीम पकड़ो, टॉपिक पकड़ो, थीम पकड़ो, छोटे से छोटे पॉइंट में करो, कॉन्सेप्ट पकड़ो, ओवरलैप करो, ओवरलैप करो। यही तुम जाओगे अभी एग्रीकल्चर, यहां देख रहा हूं ज्योग्राफी का सिलेबस दिखा रहा हूं, चले जाओ जीएस पेपर 3 देख लेना, आज इकोनॉमी का सिलेबस, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी का सिलेबस देख लेना। कहोगे अरे दैया ये ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते तो हमारा 90 नंबर वहां भी निकल गया, 250 में से 90 नंबर तो वैसे निकाल लेके चले जाओगे, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, अगली चीज बचेगी, केवल आंसर राइटिंग स्किल तुम्हें जनरेट करना है। यानी अगर तुमने जो पढ़ लिया है उसको डिलीवर करने का तरीका तुम सीख गए, भैया लबासना का गेट ऐसे खुलेगा आराम से, ठीक है, बढ़िया रेड कारपेट के साथ। और नहीं तो क्या होगा, जाके वहां खड़ा, ए हमें भी दे दो एडमिशन, नहीं भगा देगा वहां पे। तो क्या करना होगा, बस तुम्हें अब इसके साथ आंसर राइटिंग का बेहतरीन मेथड सीखना होगा, तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। और कल मैं आ रहा हूं ऐसे ही आंसर राइटिंग तुम्हें सिखाने के लिए, राइट। तो चलिए हम लोग अब सफर शुरू करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे कॉन्सेप्टर का सफर। अब एक एक टॉपिक पे जो मैंने बताया वहां से मैं फिजिकल ज्योग्राफी के साथ शुरू करूंगा, राइट। डन? लो भैया, जितना मन करे उतना जूम करा लो, ठीक है। जिंदगी तो इस समय पिंच पे काम करी, उंगलियों पे काम करी, काश जिंदगी में भी ऐसे उंगलियों से काम चल जाता, पर ऐसा होता नहीं है, वहां बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एनसीईआरटी के बच्चों को वैसे भी कॉन्सेप्टर लेना चाहिए। एनसीईआरटी एक टेस्ट है, तुमने यूपीएससी का टेस्ट कर लिया। कई बार कहते कुछ लोग होते हैं जिनको भरोसा होता है एनसीईआरटी बैच क्या है, ऐसे समझ लो। जो मैंने तो उसमें क्या होता है, कई बार जैसे हम जो होते हैं, हमें पता है दाल चावल है, तो गए वो गरम गरम भी गप से खा लिया, भूख लगी है। लेकिन जिसने जिंदगी में पहली बार वो डिश ना ली हो, कभी चखा ना हो, तो क्या होता है, पहले धीरे से देखते हैं कैसा होगा, तीखा होगा, मीठा होगा, नमकीन, ऐसे होता है ना, ऐसे तो हम खाते हैं, ठीक है। कभी वो टेस्ट नहीं किया, किसी ने बताया कि दिस इज XYZ या रेटाटुली स्पेनिश पास्ता, तब पता नहीं यार बाप दादाओं ने भी नाम नहीं सुना उसका, तब क्या होता है उसको हल्का सा टेस्ट करके, एनसीईआरटी इज बहुत हल्का सा टेस्ट करके देखा है। ये यूपीएससी नहीं है, वो हमें ठीक है अच्छा लग रहा है एनसीईआरटी, मतलब इसका टेस्ट अच्छा है, इसको पूरा खाया जा सकता है। तो उसके बाद तुम्हें इस सफर को अगला प्लान करना होगा, तुम्हें इस सफर को कैसे आगे लेकर जाना है, ठीक है। ये डेस्टिनेशन नहीं है, ये तुम्हारे सफर की शुरुआत है। जैसे हमें खाना खाते हैं ना, कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, तो हम अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है, फिर भक्के से पूरा चम्मच मुंह बोले लगाओ लगाओ, प्लेट लगाओ, बढ़िया मजेदार है। तो दिस इज एनसीईआरटी इज ऑल अबाउट द स्पाइसी टेस्ट एंड कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट लगाओ खाना लगाओ, ठीक है। तो हमें तो भैया आज पूरा भरपेट के खाना है, तो दिस इज ऑल अबाउट दैट, बिकॉज यहां पर वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मैं समय ले रहा हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है इसके साथ। डन? चलिए तो हम लोग चलते हैं, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब कल हम लोग 1 to 1 चलेंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे हम जो है अपना ढाबा बोलेंगे और वहां से फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच। और याद रखिएगा, कहीं भी पढ़िए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, पर जहां पढ़िए अपने टीचर से पूछिए मुझे क्यों बताओ,
मुझे क्यों एस्टैब्लिश कर दो, मेरे माइंड को हुक कर दो, मैं अपने आप आगे बढ़ जाऊंगा। सो मेक श्योर कि आपको ऐसे ही पढ़ाई करनी है। डन? मजा आया? जुड़े रहिए और कल मैं मिलता हूं आंसर राइटिंग क्लास में। सुबह मैं जो है वो दोपहर में कल मैं आऊंगा आंसर राइटिंग क्लास में। जुड़े रहिए। और सभी लोगों ने एनी टाइम जो हमारा ऑडियो ऐप है डाउनलोड कर लिया, ओजांक ऑडियो बुक, देश की पहली आईएएस एकेडमी जिसके पास अपनी खुद की ऑडियो बुक है, उसको जो है प्ले स्टोर पे जाइए और वहां से ओजांक ऑडियो बुक को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बज लगा के पढ़ाई करते रहिए और बैच के साथ जुड़े रहिए। फॉर्म भी दिया जा रहा है, काउंसलर को आप लोग कॉल भी कर सकते हैं बैच की जानकारी करने के लिए, क्योंकि ये ईएमआई बैच है। जिसको नहीं पता, ये ईएमआई बैच है। ईएमआई का मतलब आप पूरी जो 75,000 फीस है वो आपको अब देने की लगातार एक साथ आवश्यकता नहीं है। आप मात्र 5,000 रुपए प्रति माह में भी पढ़ सकते हैं। 14 महीने तक आपको फीस देनी है, यानी टोटल आपको 70,000 केवल फीस देनी है और 2 साल तक आप इसमें पढ़ाई कर पाएंगे। 14 महीने फीस देके आप 24 महीने की आप अपनी पढ़ाई को पूरी कर पाएंगे। ये सभी बच्चों के लिए एक गिफ्ट है जिसके साथ आप इसका पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस तरह से आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बना पाएंगे और इस तरह से अपनी तैयारी करेंगे। राइट? तो ईएमआई बैच में जो लोग जुड़ना चाहें वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, सिंपली मात्र 5,000 रुपए महीना देकर। डन? तो आज भी टाइम है, आज ज्वाइन कर सकते हैं, कल ज्वाइन कर सकते हैं। भाई टुमारो वी विल स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो ये बहुत अच्छा मौका है। जो बच्चे हमारे साथ जिनको पैसे की दिक्कत है या जो इतना पैसा नहीं दे सकते वो मेरे साथ इसमें जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।